चैप्टर 109 एक्सीडेंट। शस्त्र शान्वी को अपनी मां शिवानी से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले आया था, जहां शान्वी ने शिवानी जी को मोटिवेट करने की कोशिश की। वो खुद ही शिवानी जी से बात करने लगी मानो वो उसकी बात का जवाब देंगे, लेकिन शिवानी जी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। साथ ही शान्वी ने शस्त्र को शिवानी जी का ट्रीटमेंट खुद करने के लिए समझाया। कहीं न कहीं शस्त्र इस चीज को नहीं करना चाहता था। वो अपनी मां को उस हालत मान नहीं देख सकता था, लेकिन शान्वी के समझने के बाद कहीं न कहीं वो राजी हो गया। वैसे ट्रीटमेंट होगा कैसे? शस्त्र ने शान्वी की ओर देखकर पूछा। ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करेंगे, लेकिन केयर आप खुद, शान्वी ने कहा। शान्वी अब भी शस्त्र के सीने पर अपना सिर रखे हुई थी। कुछ देर पहले तो कहा था कि ट्रीटमेंट में करूंगा और देख रेख के लिए हॉस्पिटल स्टाफ है। शस्त्र ने शान्वी की कुछ देर पहले कही बात को दोहराया। हम कहा था, सुनिए, अपनी मॉम को दवाई के साथ साथ किसी के सहारे की भी जरूरत है। अब जो भी ट्रीटमेंट चल रहा हो वो डॉक्टर्स खुद देख लेंगे। आपको अपनी मॉम से बातें करनी है, उन्हें टाइम देना है, उन्हें बताना है कि उनका ठीक होना आपके लिए कितना जरूरी है। शस्त्र से अलग होकर शान्वी ने सही से सारी बात उसे समझाई। वैसे इन सब के बारे में इतना सब कैसे पता आपको? इतना सब तो मुझे भी नहीं पता था। शस्त्र ने शान्वी को देख अपनी भौं उचकाकर पूछा। इंटरनेट नाम की चीज है, बस वही से, और बाकी कॉमन सेंस। अपने दोनों कंधों को उचकाकर शान्वी ने बेफिक्री से कहा। सही है, शस्त्र ने भी शान्वी की तरह ही कहा। वैसे डॉक्टर्स ने क्या बताया? शान्वी ने शिवानी जी की ओर देखकर पूछा। अभी कोई रिकवरी नहीं है, उदास होते हुए शस्त्र ने बताया। डोंट वरी, आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके लिए बस इस बार आपको खुद आंटी की केयर करनी है, उनसे बातें करनी है। शान्वी ने शस्त्र के हाथ की पकड़कर कहा। हम्मा। शस्त्र ने शान्वी की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाकर एक टूक जवाब दिया। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि इतने में शस्त्र का फोन बज उठा। शस्त्र ने फोन उठाकर बस दूसरी तरफ की बात सुनी और कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन सी थी, जिसे देख शान्वी ने उससे पूछा, क्या हुआ है? किसका कॉल था? घर से गार्ड का कॉल था, शस्त्र ने किसी सोच में खोए हुए कहा। सब ठीक तो है अखिल अंकल? वो ठीक है। शस्त्र की बात सुन शान्वी ने फिक्री से पूछा। सब ठीक है, बस एक अजीब चीज हुई है, शस्त्र ने शान्वी को देखकर कहा। क्या? शान्वी ने सवालिया नजरों से उसे देखकर पूछा। मिसेज रॉय हमारे विला गई थी, गहरी सांस भर शस्त्र ने कहा। मिसेज रॉय हमारे विला गई थी? क्यों? किससे मिलने? शस्त्र की बात सुन शान्वी जे हैरत से पूछा। आपसे मिलने, सपाट आवाज में शस्त्र बोला। मुझसे? आंखें बड़ी किए शान्वी ने पूछा। हम डॉट गार्ड ने बताया कि मिसेज रॉय आपके बारे में पता कर रही थी, मिलना चाहती थी आपसे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप घर पर नहीं हैं, तो वो वापस चली गई। शस्त्र में सारी बात बता दो जो उसे अपने गार्ड से पता चली। इंटरेस्टिंग, यानी मिसेज रॉय हमें धमकी देना चाह रही है, या शायद कुछ और करना? शान्वी ने हल्की हंसी के साथ बेफिक्री से कहा। ये बात इतनी इजी भी नहीं है। कहीं मिसेज रॉय आपको हार्म करने का तो नहीं सोच रही? शस्त्र ने सख्ती से कहा। वो मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा पाएंगी, मुझे पता है। आप है मेरा ख्याल रखने के लिए। शस्त्र के सीने पर अपना सिर टिकाकर शान्वी ने कहा। मैं हमेशा आपकी सेफ्टी के लिए मौजूद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को चोट पहुंचाएं।
या किसी को भी आपको खरोंच पहुंचाने का मौका नहीं दे सकती। शस्त्र ने शान्वी के सिर को सहला कर सख्ती और फिक्र करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। वैसे कहीं चले, मुझे भूख लगी है। शान्वी अपना चेहरा पीछे कर मासूम सी सूरत बनाकर बोली। कहीं न कहीं वो ऐसे बोल शस्त्र का माइंड डाइवर्ट करना चाह रही थी। चलो। शान्वी के सिर को चूम शस्त्र बोला और शान्वी को लेकर अपनी मॉम के कमरे से बाहर निकल गया। दोनों हॉस्पिटल से निकल वही पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, इसलिए रेस्टोरेंट थोड़ा भरा हुआ था। दोनों अंदर आए कि शान्वी एक तरफ देखते हुए बोली, ये साथ में कौन है? शान्वी की बात सुनने के बाद शस्त्र ने भी उसी ओर देखते हुए कहा। मुंबई की शाम में भी सुनसान रास्ता, इर्द गिर्द सिर्फ जंगल और बीच में गाड़ियों के लिए बनी सड़क। उसी खाली सड़क पर एक महंगी काली चमचमाती कार 100 से भी ऊपर की स्पीड में चल रही थी। चल क्या हवा में उड़ रही थी। पूरी सड़क खाली, न उस कार के आगे किसी की गाड़ी नहीं पीछे। शायद कार ड्राइव कर रहा शख्स कहीं जाने के लिए उत्सुक था, या शायद वो गुस्से में इतनी रश ड्राइविंग कर रहा था। यकीनन अगर आज इस सड़क पर कोई और गाड़ी होती तो पक्का किसी न किसी की जान जरूर जाती। उस काली चमचमाती कार को चलाने वाला शख्स बिना किसी खौफ के अपनी गाड़ी को सांप की तरह उस सड़क पर लहरा रहा था, जबकि उस सड़क पर काफी जगह गड्ढे भी थे। बिना स्पीड का ख्याल रखे वो शख्स अपनी गाड़ी आगे की ओर भागा ही रहा था कि बीच में एक गड्ढा आ गया, जिसकी वजह से टाइम से वो ब्रेक लगाने से चूक गया, या शायद चूक गई। उस कार का टायर घिसड़ते हुए कार को गोल गोल घुमा कर दिया, जिसके बाद कार सीधा उस जंगल की ओर मुड़ गई, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला और वो कार सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कार में मौजूद शख्स, जिसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, उसका सिर भी डैशबोर्ड से जा टकराया। किसे देखा शस्त्र और शान्वी ने रेस्टोरेंट में? कौन होगा ये नया शख्स? किसका हुआ एक्सीडेंट? कोई है नई एंट्री या पुराना किरदार? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 110। कौन है ये? मुंबई के आसपास जंगल से घिरे इलाके में वो काली चमचमाती कार काफी तेजी में सड़क पर लहरा रही थी, जिसकी वजह से आखिर में आगे आए एक गड्ढे से वो कार संभाल न सकी और सीधा जाकर जंगल की ओर मुड़ गई। आखिर में जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कार चलाने वाले शख्स ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उस शख्स का सिर डैशबोर्ड से टकरा लगा। डैशबोर्ड पर एक छोटा सा शो पीस था, जिसकी नोक निकलो हुई थी। कार के इम्बैलेंस होने की वजह से वो शो पीस भी उस शख्स के सिर पर लग गया। पेड़ से कार के टकराने की वजह से कार का बोनेट टूट गया, जिसकी वजह से उसमें से धुआं निकलने लगा। कार में मौजूद शख्स के सिर से खून रिसने लगा था। उस शख्स ने खुद को संभाला और अपनी साइड का गेट खोल बाहर निकलने लगा। उस शख्स ने एक हाथ से अपने सिर से बह रहे खून को रोक रखा था और दूसरे हाथ से कार के गेट को पकड़ सहारा लिए खड़ा हो गया। दिखने में काफी अच्छी और राइस फैमिली का लग रहा था। सिर से बहता खून उसके चेहरे तक पर निशान दे गया था, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि वो है कौन। चोट ज्यादा नहीं लगी थी, मगर सिर में लगी चोट की वजह से सर और आंखों में काफी भारीपन लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बार बार मिची जा रही थी। थोड़ी हिम्मत कर उसने अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक सिवाय जंगल के उसे कोई इंसान नजर न आया। अब उसकी हालत जवाब दे गई थी। आंखें बिल्कुल बंद होने के कगार पर थी। धीरे धीरे कर उसकी आंखें बंद हो गई। हाथ कार के दरवाजे से हटा और वो सीधा जमीन पर गिरने को हुआ। लेकिन किस्मत की बात कुछ यूं हुई कि वो शख्स गिर पाता उससे पहले ही किसी के नाजुक हाथों में उसके कंधे पकड़ उसे संभाल लिया।
शस्त्र और शान्वी शिवानी जी को देख वहां से कुछ दूर पर बने खाने के रेस्टोरेंट की ओर चले गए। शाम का वक्त था, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट थोड़ा भरा हुआ था। सारे कपल्स वहां बैठे हुए थे। शस्त्र और शान्वी भी अपनी नजर दौड़ाए सीट ढूंढने लगे। तभी एक और देख शान्वी की आंखें छोटी हो गई। और ये साथ में कौन है? शान्वी की बात सुनने के बाद शस्त्र ने भी उसी ओर देखते हुए कहा। आंखें छोटी किए पहले तो दोनों उस ओर देखते रहे, फिर एक दूसरों को देखा। शस्त्र ने सिर हिलाकर शान्वी को चलने का इशारा किया, जिसके बाद दोनों उस ओर बढ़ गए। रेस्टोरेंट में कॉर्नर साइड की सीट पर एक कपल बैठा हुआ था, जिसके पास जाकर शस्त्र और शान्वी चुपचाप अपने अपने हाथ बांधे खड़े हो गए। वहां बैठा कपल बिना किसी पर ध्यान दिए आपस में बात करता रहा। शस्त्र और शान्वी बस वहां पीछे खड़े रहे। तभी वहां बैठी लड़की का ध्यान उस लड़के के पीछे खड़े शस्त्र और शान्वी पर गया, जिन्हें वो हैरानी भरी नजरों से देखती रही। उसी लड़की के सामने बैठे लड़के ने जब लड़की का ध्यान पीछे की ओर देखा तो वो भी मुड़ा। सोफी, ओजुल, शान्वी और शस्त्र को देख वो लड़का झट अपनी जगह से खड़ा होकर घबराते हुए बोला, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। जी जूनियर। शस्त्र ने सर्वस्टिक्स वे में अपने सामने खड़े लड़के को देखकर कहा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि शान्वी और शस्त्र के सामने खड़ा लड़का कौन है। अगर नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ, ये अर्णव था, जो यहाँ रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। अब लड़की कौन है ये मुझे नहीं पता। कौन है ये? शान्वी ने अर्णव के साइड से झांकते हुए उस लड़की की ओर इशारा करके पूछा। का कौन? अर्णव ने अनजान बनते हुए हकला कर पूछा। वो जो बैठी हुई है। शान्वी ने दोबारा उस लड़की की ओर इशारा करके कहा। वो ये मेरी फ्रेंड है। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करते हुए अर्णव उस लड़की की ओर पलट कर बोला। वही वो लड़की अर्णव का जवाब सुन थोड़ा उदास हो गई। उसका चेहरा किसी छोटे उदास बच्चे की तरह हो गया, जिसे शान्वी और शस्त्र देख रहे थे। सिर्फ दोस्त या कुछ और? शान्वी ने शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो? छोटी हो, वही रहो। थोड़ा छेड़कर अर्णव ने शान्वी से कहा, जिसे सुन शान्वी तो चुप हो गई। लेकिन शस्त्र अर्णव को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस कर अर्णव ने शस्त्र की ओर देखा तो एक पल को डर गया, क्योंकि काफी खतरनाक तरीके से शस्त्र उसे घूर रहा था। ये छोटी है, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे सही से बता दो। रूखेपन से शस्त्र ने अर्णव को देख कहा। सॉरी ओजुल, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था। वो बस। शस्त्र की बेरुखी देख अर्णव को समझ आया कि उसने शान्वी से जिस तरह बात की वो तरीका शस्त्र को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। फाइन, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो हम भी फोर्स नहीं करेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तुम लोग एंजॉय करो, हम जाते हैं। शान्वी का हाथ पकड़ शस्त्र ने अर्णव और उस लड़की की ओर देखकर कहा। ओजुल, यही रुक जाए प्लीज। शस्त्र की बात सुन अर्णव झट से बोला। तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। तंज भरे लहजे में शस्त्र ने कहा। ऐसा नहीं है। एम सॉरी। आप दोनों बैठिए, मैं बताता हूँ सब। आखिर में दोबारा माफी मांग अर्णव ने शस्त्र और शान्वी को वहीं बैठने को कहा। शस्त्र ने शान्वी की ओर देख तो उसने पलकें झपका दी, जिसके बाद वो दोनों भी वहीं बैठ गए। अर्णव ने एक वेटर को बुलाकर उन दोनों की पसंद की कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर कर दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? शान्वी ने उस लड़की को देखकर पूछा। मान्या, उस लड़की ने अपनी काफी प्यारी आवाज में जवाब दिया।
शान्वी ने मान्या के चेहरे पर गौर किया। हल्का सांवला रंग, गोल छोटा चेहरा, छोटी छोटी भूरी काजल से सनी आंखें, पतली नाक जिसमें उसने नोज पिन पहनी हुई थी, मध्यम आकार के गुलाबी होंठ जिन पर उसने लिप लॉस लगाया हुआ था। व्हाइट कलर के कुर्ती के साथ ब्लू जीन्स कैरी की हुई थी। कुल मिलाकर शान्वी को मान्या किसी छोटी नाजुक बच्ची की तरह लग रही थी। कब से चल रहा है ये सब? शस्त्र ने अर्णव से पूछा। वो ये सब अभी 1 साल पहले ही शुरू हुआ था। शस्त्र से नजरें चुराकर अर्णव ने कहा। क्या तुम इससे शादी करोगे? शान्वी ने सीरियस टोन में पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं मान्या से सच के बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। शान्वी की बात सुन अर्णव झट से बोला। वैसे तुम्हें यही मिला था? मुंह बनाते हुए शान्वी ने मान्या से पूछ। जी। मान्या ना सिर्फ सूरत से बल्कि अकल से भी थोड़ी बच्ची थी। उसके दिमाग से शान्वी की बातें परे चली गई। इस जैसे कमाकल इंसान से प्यार हुआ कैसे? एक नजर अर्णव को देख शान्वी ने मान्या से पूछा। शान्वी की बात सुन मान्या हल्का मुस्कुरा कर बोली। प्यार तो किसी से भी हो सकता है। प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। और जिसने प्यार के मामले में दिल से ज्यादा दिमाग लगाया उसने कभी प्यार ही नहीं किया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ ये हम दोनों भी नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। अर्णव को देखते हुए मान्या ने जवाब दिया। उसकी बात सुन शान्वी और शस्त्र एक दूसरे को देखने लगे और मान्या अर्णव एक दूसरे को। इतने में वेटर उन लोगों का ऑर्डर ले आया। तब जाकर चारों का ध्यान एक दूसरे पर से हटा। वैसे घर में कौन कौन है आपके? शस्त्र ने कॉफी का सिप लेते हुए पूछा। जी मम्मी, पापा, भाई और छोटी बहन। मान्या ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। वैसे आपकी फैमिली कहाँ रहती है और आप क्या करती है? एज क्या है आपकी? शान्वी ने एक ही बारी के सवालों की झड़ी लगा दी, जिसे सुन मान्या तो अपनी पलकें झपकाए उसे ही देखती रही और अर्णव मुंह फाड़े उसे देखता रहा। मेरी फैमिली बांद्रा में रहती है और मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मेरी एज 22 साल है। मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी। और मेरी छोटी बहन वो अभी 12th में है। मान्या ने आराम से शान्वी के सवालों के जवाब दे दिया। इसके बाद चारों में से कोई कुछ नहीं बोला। शस्त्र और शान्वी अपनी कॉफी खत्म कर वहां से जाने को हुआ कि अर्णव ने उन्हें टोक दिया। इस बारे में मॉम को मत बताना प्लीज। विनती भरी नजरों से उन्हें देख अर्णव बोला। और ऐसा क्यों? शान्वी अपनी आंखों को रोल करके पूछी। कहीं मॉम नाराज न हो जाए। अभी मैं इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। जब खुद के पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब घर में सबको बता दूंगा। साथ ही मान्या से शादी भी कर लूंगा। लेकिन जब तक कोई मकाम हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अर्णव ने अपने इनकार की वजह बताते हुए कहा। उसकी बात सुन शस्त्र और शान्वी के एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वो चले तो भले ही गए थे, लेकिन अर्णव को कुछ टेंशन सी हो रही थी। ये सोचकर कि कहीं उसकी मॉम को ये सब पता न चल जाए। क्या सच में शस्त्र और शान्वी अर्णव के रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे? कौन होगा ये नया शख्स? किसका हुआ एक्सीडेंट? कोई है नई एंट्री या पुराना किरदार? चैप्टर 111 जंगल पसंद। जंगल में मिले उस शख्स को एक लड़की ने संभाल लिया था। वो लड़की यानी आशी वही पास के एक वैद्य जी से दावा ले आई थी, जिसके बाद उसने उस शख्स के जख्म साफ कर दिया थे। कुछ देर बाद उस शख्स को होश आने लगा। होश आते ही उस शख्स की नजर आशी पर ठहर गई। आशी की मासूमियत, उसकी सितारों सी टिमटिमाती आंखें जिनमें वो खो गया था। क्या आप ठीक है? उस लड़की यानी आशी ने परेशानी से उस शख्स से पूछा।
हम। उस शख्स ने अपनी भारी आंखों से आशी को देखकर कहा। वो शख्स अपने सिर पर हाथ लगे वाला था कि उसे रोकते हुए आशी बोली, हाथ मत लगाइए। आशी को बात सुन वो अपना हाथ वापस नीचे कर अपनी बाई भौं उचका कर पूछा, क्यों? वो आपके दावा लगी है। आशी ने थोड़ा डरते हुए अपनी उंगली से उसके माथे की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे आप है कौन? और चोट कैसे लगी आपके? आशी ने उस शख्स से पूछा। मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी पेड़ से टकरा गई। बाकी मेरा हाल दिख ही रही हो। अपनी कार से सिर टिकाकर उसने जवाब दिया। और आपका नाम? आशी ने थोड़ा डरते हुए पूछा। आशी का सवाल सुन वो शख्स वापस आशी को देखने लगा और पूछा, मुझे नहीं जानती? नहीं, ना। मैं सिर हिलाकर आशी ने कहा। अरमान रॉय, उस शख्स ने बताया। जी, आशी ने नासमझी से पूछा। मेरा नाम अरमान रॉय है। उस शख्स यानी अरमान ने दोबारा अपना नाम दोहराया। ओह, आशी ने अपने होंठों को गोल करते हुए कहा। मेरा फोन। अरमान अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोला। वो उठने को हुआ कि आशी उसे रोकते हुए बोली, मैं देती हूँ। आशी अपनी जगह से उठ अरमान की कार का गेट खोल फोन ढूंढने लगी, जहां उसे फोन पैसेंजर सीट की ओर गिरा हुआ मिला। उसने जल्दी से फोन उठाया और अरमान की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए। शीट। अरमान ने जैसे ही अपना फोन देखा तो बोला। क्या हुआ? आशी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसके सामने आकर पूछा। मेरा फोन। अरमान ने अपना फोन आशी के सामने करते हुए कहे। ओह डॉट। आशी ने अरमान का फोन देखते ही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपका फोन तो गया। मुंह से हाथ हटाकर आशी बोली। अरमान का फोन टूट गया, जिसकी वजह से पूरी डिस्प्ले ब्लैक नजर आ रही थी। यहाँ कहीं फोन मिलेगा? अरमान ने आशी को देखकर पूछा। यहाँ फोन? अरमान की बात पर आशी थोड़ा परेशान होते हुए बोली। क्या हुआ? आशी को परेशान देख अरमान ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आपके लिए फोन भी ढूंढ दिया जाएगा। आशी ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा। और वो कहाँ करूँ? अरमान ने अपनी आईब्रो उचकाकर पूछा। आप मेरे साथ चलिए, हमारे वेद जी है। वो आपका इलाज भी कर देंगे और आप वही आराम भी कर लीजिएगा। आशी ने मुस्कुराकर कहा। अरमान आशी के मुस्कुराते चेहरे को देख उसमें खो गया। यहाँ जंगल में कौन रहता है? चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए हैरानी से अरमान ने पूछा। यहाँ जंगल में नहीं, जंगल के उस पार एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। अरमान की बात सुन मुस्कुराते हुए एक और इशारा कर आशी ने कहा। क्या उस तरफ गांव बसा हुआ है? लेकिन ये पूरा इलाका तो जंगल ही लगता है दूसरी तरफ से देखने में। पूरे जंगल में अपनी नजर दौड़ाते हुए अरमान ने कहा। बड़े शहर के लोगों को छोटे मोटे गांव की खबर नहीं होती। आशी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। हम, ये बात भी सही है। अरमान ने आशी की बात पर राजी होते हुए कहा। आप आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अरमान कभी आशी को देखता तो कभी उसके हाथ को। अरमान को खुद की ओर ऐसे देखते पाकर आशी अपना हाथ वापस पीछे खींचने को हुई, लेकिन इतने में अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। आशी हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी। हेल्प करोगी? अपनी अकड़ भरी आवाज में अरमान ने कहा, जिसे सुन आशी बसहा में सिर हिलाकर अरमान को सहारा देकर उठाती है। यूं ही अरमान को सहारा देकर वो उस जंगल की दूसरी ओर चलने लगती है। आज अरमान को खुद में कुछ अजीब लग रहा था। ये पहली बार हुआ था जो उसने किसी अनजान लड़की से इतनी देर आराम से बात की, उसके सवालों के जवाब दिया। ये पहली बार हुआ था जो वो किसी लड़की के इतने क्लोज था। ये पहली बार था जो वो किसी को इतने गौर से देख रहा था। वो इस बात को नकार नहीं सकता था कि उसने ये सब शानवी के टाइम फील नहीं किया था। भले ही वो शानवी को देखता था, उसके क्लोज भी हुआ था, लेकिन आज का कुछ अलग ही एहसास था। यही सारी बातें सोचते हुए अरमान आशी की मदद से वेद जी को कुटिया तक पहुंच गया था। ये कौन है? आशी बिटिया, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आशी से पूछा।
मैं इन्हीं के लिए आपसे जड़ी बूटी मांग कर ले गई थी। आप इनकी मदद कीजिए ना, आशी ने अरमान की एक और बैठाते हुए कहा। अरमान वहां एक स्टूल की तरह डिजाइन पत्थर पर बैठे हुए उस कुटिया को देख रहा था। ये सब अरमान के लिए नया था। उसने ये कुटिया, जंगल में बसा गांव, वेद ये सब नहीं देखा था। वो उस पूरी कुटिया को उत्सुकता से देख रहा था, बस वो उत्सुकता उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। तुम परेशान मत हो बिटिया, मैं अभी इनकी मलहम पट्टी कर देता हूँ। वेद जी ने आशी के सिर पर हाथ रखकर कहा। ठीक है, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? आशी ने मुस्कुराकर एक नजर अरमान को देख वेद जी से पूछा। हाँ, उन बूटियों को पीस दो। एक और रखी जड़ी बूटियों की ओर इशारा कर वेद जी ने कहा, जिसे सुन आशी अपने काम पर लग गई। तुम ये जड़ी बूटियां लगवा लोगे बेटा? वेद जी ने अरमान के सिर पर लगे मलहम को साफ करते हुए कहा। हाँ, आशी की ओर देखते हुए अरमान ने जवाब दिया, जिसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। वेद जी ने अरमान के मलहम को साफ कर दिया था और आशी ने उन बूटियों को पीसकर उन्हें दे दिया था, जिसके बाद वेद जी ने अरमान के सिर पर दोबारा लेप लगाकर पट्टी बांध दी। इसी के साथ अरमान के हाथ पर आई खरोच पर भी आशी ने मलहम लगा दिया। आप यही आराम कर लीजिए, कुछ जरूरत हो तो वेद जी को बता दीजिएगा। आशी ने अरमान की खरोच पर मलहम लगाने के बाद वहां से हटते हुए कहा। तुम कहीं जा रही हो? आंखें छोटी कर अरमान ने आशी से पूछा। उसका सवाल सुन आशी से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अपने घर जाऊंगी ना, मैं यहाँ थोड़ी रहती हूँ। आशी की बात पर बिना किसी भाव के अरमान बोला, मत जाओ फिर। अभी तक हंस रही आशी की हंसी अरमान की बात सुनते ही रुक गई। बार बार अपनी पलकें झपकाए वो अरमान की ओर देखती रही, लेकिन अरमान पर तो कोई असर नहीं हुआ। वहीं पीछे खड़े वेद जी उन दोनों को देख बस मुस्कुराते रहे। आशी, जरा पानी ले आओगी? यहाँ खत्म हो गया है। आशी की ओर एक घड़ा बढ़ाते हुए वेद जी ने कहा। वेद जी की बात सुन आशी का ध्यान अरमान से हट उन पर गई। अरमान तो वेद जी की बात सुन गुस्से में ही उन्हें घूरने लगा, जिसे वो बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। जाओगी? एक बार फिर वेद जी ने पूछा, जिसके बाद आशी हाँ में सिर हिला, उनके हाथ ही घड़ा लेकर वहां से चली गई। मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा बेटा, अरमान की ओर मुड़ते हुए वो बोले। अरमान तो बिना कुछ कहे बस उन्हें घूरता ही रहा। आशी को पसंद करने लगे हो? अरमान के चेहरे पर नजरें गड़ाए उन्होंने पूछा। उनका सवाल सुनते ही अरमान के सख्त भाव गायब हो गए। नजरों के सामने आशी का चेहरा घूमने लगा। अपना सिर झटक वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी कोई किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। वापस अपने रुड मोड में आते हुए उसने कहा। उसकी बात पर वेद जी हल्का मुस्कुरा कर बोले, ये पसंद, प्यार, इश्क, मोहब्बत कभी बताकर या समय देखकर नहीं होते। ये तो बस हो जाते हैं। कोई किसी को सिर्फ एक नजर में ही दिल दे बैठता है, तो कोई उम्र बीता देता है मोहब्बत की खोज में। उनकी बात सुन एक बार उसके सामने शानवी का चेहरा आ गया और फिर तुरंत ही आशी का। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं आई? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि आखिर फिर क्यों वो उसे अपने सामने देखना चाहता है। इश्क की गलियों में घुमाते हुए उन्होंने कहा, ये सब बकवास है। आप मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे हेल्प कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सिर पर चढ़ेंगे। मुझे आपसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। सख्ती से अपनी कड़क आवाज में अरमान ने वेद जी से कहा। वो कहीं न कहीं वेद जी की बातें सुनने के बाद आशी के बारे में सोचने को और भी ज्यादा मजबूर हो रहा था। चैप्टर 112 तुमने उन्हें बताया नहीं धीरज। रात का समय। दोपहर से शाम और शाम से अब रात हो चुकी थी। रेस्टोरेंट से हल्के फुल्के स्नैक्स खाकर जाने से पहले शिवानी जी से मिल वापस घर की ओर जाने को निकल गए। तभी कार ड्राइव करते हुए शस्त्र बोला, क्या अर्णव के बारे में स्वर्णा आंटी को बताना है? मैं कुछ और सोच कर रही हूँ, शानवी ने सामने की ओर देखते हुए कहा। और वो क्या?
शस्त्र ने शान्वी की ओर गर्दन घुमा उसे देखकर पूछा। सोच रही हूँ टॉम को कोई सरप्राइज दिया जाए। अपनी गर्दन टेढ़ी कर शस्त्र से उसने कहा। सरप्राइज कैसा? शस्त्र के दोबारा सवाल किया। अभी थोड़ी बताऊंगी, सब्र रखे, पता चल जाएगा आपको। शान्वी ने खिड़की पर सिर टिकाकर कहा। अब सरप्राइज जानने के लिए भी सब्र करना होगा, शस्त्र ने अजीब से मुंह बनाते हुए कहा। बिल्कुल, आखिर सरप्राइज जो है। सरप्राइज शब्द पर थोड़ा जोर देकर शान्वी ने कहा। वैसे किस खुशी में? क्या उसका बर्थडे आने वाला है? अपनी आंखों को रोल करते हुए शस्त्र ने पूछा। वो भी पता चल जाएगा, बोरियत से शान्वी ने जवाब दिया। जिसके बाद शस्त्र कुछ नहीं बोला और शांति से ड्राइविंग करने लगा। कुछ देर बीते कि शस्त्र उस शांति को भंग करते हुए दोबारा बोला। आज बाहर खाना खाया जाए। अभी कुछ घंटों पहले ही बाहर का कुछ खाया है। शान्वी ने अपनी दोनों भौं को उठाकर आंख को मटका कर कहा। हाँ, तो घंटे तो बीत गए न। और शस्त्र अभी आगे और कुछ बोलता कि शान्वी उसकी बात बीच में काट कर बोली। देखिए, घर पर डिनर तैयार हो चुका होगा, इसलिए सीधा घर ही चलिए। ये बाहर का डिनर और किसी दिन। इसके बाद शस्त्र बेचारा कुछ न बोल सका और कार मोड़ ली घर के रास्ते की ओर। रॉय विला। आज रॉय विला में दो लोग चैन से सांस नहीं के पा रहे थे। सांस क्या, उन बेचारों को सुबह रात का भी पता नहीं चल पा रहा था। वो चाहा कर भी अपना घोड़े सा तेज दिमाग नहीं चला पा रहे थे और दोनों की ही मुश्किलात की वजह कहीं न कहीं शान्वी बनी हुई थी। एक और मिसेज रॉय अपने कमरे में चक्कर काटते हुए बस यही सोच रही थी कि आखिर वो कैसे शान्वी से बात करे, वो कैसे शान्वी से सारी बात पता करे, शान्वी की उन अधूरी बात का मतलब कैसे जाने। वो इतनी टेंशन में थी कि भूल ही गई कि उनका बर्थडे कल ही है। बस दिमाग में शान्वी घूम रही थी। वो अपने कमरे में इन्हीं सोच में डूबी हुई थी कि इतने में उनका फोन बज उठा। उन्होंने कॉल पिक करते ही बिना दूसरी तरफ के इंसान की बात सुने उस पर चिल्लाते हुए कहा। कहाँ मर गए थे? इतने दिन में फोन कर रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा फोन न उठाकर बच जाओगे तो भूल जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश भी की तो। मिसेज रॉय की बात सुन दूसरी तरफ से एक आदमी खिसियाते बोला। अरे मैडम, आप तो खामखा इतना गुस्सा करती है। हम कहाँ आपके साथ कोई खेल खेल रहे। वो तो फोन खराब हो गया था, बस इसलिए आपको इत्तिला नहीं कर पाए। वैसे आपने जो भी सामान मंगवाया था वो सब मिल गया है, लेकिन उन सब का करना क्या है ये समझा नहीं आ रहा। ये सब मैं तुम्हें कल बताऊंगी। कल याद से मुझे वहीं मिलना जहां हम मिलते थे, और कोई होशियारी नहीं, वरना पैसों के साथ साथ अपनी जान भी गवा बैठोगे। मिसेज रॉय ने गुस्से से उस आदमी को धमकी भरे लहजे में कहा। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आपसे कोई गद्दारी नहीं करेंगे। हम कल समय से पहुंच जाएंगे, डरते हुए उस आदमी ने कहा और बिना समय जाया करे तुरंत कॉल कट कर दिया। सोफिया, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। अब अगर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अजीब ही पागलपन लहजे ने उन्होंने खुद से कहा। वहीं गेस्ट रूम में मिसेस कपूर अपनी जान अपनी हथेली पर रखे घूम रही थी। दोपहर में जो वीडियो शान्वी ने भेजी थी वो उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही देखी। कमरे में इधर से उधर चक्कर काट वो खुद से ही परेशानी और डरे भाव के साथ बोली। ये वीडियो ये किसने भेजी है? कहीं वो राजू का बच्चा दोबारा मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाह रहा? इतना बोल वो गहरी सांस भर किसी को फोन लगाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो इरिटेट और परेशान हो रही थी।
ये राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ मर गया ये? एक बार फिर फोन लगाते हुए उन्होंने कहा, बट सेम आंसर। मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे पता करूं? ऊपर से ये नंबर भी समझ नहीं आ रहा किसका है। न तो फोन लग रहा है, नहीं कोई मैसेज भेज सकती। क्या करूं अब मैं? फोन को बेड पर पटक गुस्से में चीड़ मिसेस कपूर खुद से बोली।